हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवानसी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये लगभग अब तय हो चुका है कि हमारे केस की सुनवाई 16 अप्रैल को अवश्य होगी, क्योंकि 16 अप्रैल को 2 जजों की बेंच है और जैसा कि उसमें कोर्ट ने आदेश दिया था कि द केस शैल रिटेन इट्स पोजीशन, तो इसका मतलब ये हो गया 103 नंबर पर था, 101 नंबर एक निकल गया, तो 1 से 2 नंबर पर हमारे केस की सुनवाई होगी और फर्स्ट भी हो सकती है यदि रजिस्ट्री चाहे तो। लेकिन मैं अपना धर्म निभाऊंगा। चंडीगढ़ हाई कोर्ट की 2 क्लॉज 12 और 17 दोनों को वीडियो डिटेल में रेलिवेंट तरीके से लॉफुली बना करके डाल चुका हूँ और दोनों के दोनों वीडियो मैंने एडवोकेट सेवाराम जी को भेज दिए। आगे ये जाने ये क्या करते हैं, क्योंकि मुझे डर है कि इन्होंने जो 5/2/2026 को जो फंड थ्योरी का गीत गाया था और सारे केस को पटरी से उतार दिया होता, यदि मेरा सिनॉप्सिस सेवाराम जी के पास नहीं जाता कि जब ये अपडेशन करके बैठ गए हैं, उसका प्रोविजन है, रेगुलेशन है, तो ये नकार नहीं सकते। रुक गया मैटर और आगे बढ़ गया। अब आता है मेरा जो चंडीगढ़ हाई कोर्ट था, उसने रेगुलेशन 56 को ही नकार दिया। रेगुलेशन 56 एक ब्रिज है, एक इनेबलिंग प्रोविजन है जो पेंशन अपडेशन को, उसमें कोई डाउट वगैरह होता है तो उसको सीसीएस रूल 1972 से जोड़ता है। यानी 1972 के सीसीएस रूल्स और हमारा रेगुलेशन, इन दोनों को जोड़ने का काम रेगुलेशन 56 करता है। लेकिन चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने उसको सिरे से नकार दिया, क्योंकि जब इन्होंने मूड बना लिया क्लॉज 12 और 17 का इंटरप्रेट करके, तो क्लॉज 56 को तो वो कहाँ देखेंगे, क्योंकि जब मूड बना लिया तो उनको कोई डाउट लगा ही नहीं कि अपडेशन है ही नहीं, तो फिर क्यों हम 56 को देखें। लेकिन आज हम 56 पर ही बात करेंगे और मैं पढ़ के बताऊंगा, और पढ़ने के से ही आपको पता चल जाए क्या है, आके आप अच्छी तरह समझते हो। फेलियर ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट टू एप्रिशिएट द स्कोप एंड रेलिवेंस ऑफ रेगुलेशन 56 of BEPR 1995. The Honorable High Court Chandigarh, while adjudicating the issue of pension updation, erred in holding, यानी गलती की इसने, that Regulation 56 residuary provision of the BEPR 995 was inapplicable on the premise that no doubt survived after its findings on clause 12 and clause 17 of the settlement dated 29/10/1993। 29/10/1993 के क्लॉज 12 और 17 का इंटरप्रेट करने के बाद उनको लगा कि कोई डाउट ही नहीं है, तो हम क्यों उसका बोल रहे हैं, और 12 और 17 को मैंने आपको बता ही दिया। दिस अप्रोच रिफ्लेक्ट्स ए नैरो एंड रेस्ट्रिक्टिव रीडिंग ऑफ द स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क। और इसका मतलब चंडीगढ़ हाई कोर्ट की ये जो हैबिट थी, ये क्या थी, ये रेस्ट्रिक्टिव और नैरो थी, क्यों उन्होंने क्लॉज 12 और 17 से ही काम निकाल लिया कि उसकी जरूरत नहीं है, एंड ओवरलुक्स द ट्रू इंपोर्ट एंड फंक्शनल नेसेसिटी ऑफ रेगुलेशन 56। अब आप देखोगे कि रेगुलेशन 56 की कितनी कीमत थी। एट द आउटसेट, रेगुलेशन 56 इज नॉट मेयरली ए प्रोविजन फॉर रिमूवल ऑफ डाउट in a literal or superficial sense. It is an enabling and gap-filling provision designed to address situations where the regulations are either silent, ambiguous, or require purposive interpretation to give full effect to the scheme of the pension. The very existence of such a residuary clause reflects legislative foresight that pension scheme, being beneficial in nature, cannot exhaustively foresee all contingencies.
The High Court reasoning proceeds on a flawed assumption that once Clause 12 was treated as under negotiation and Clause 17 was interpreted as referring dispute to non-statutory bodies IBA and AIBEA, the matter stood concluded, leaving no room for involving Regulation 56. However, this approach fails to appreciate the statutory regulations once framed and notified operate independently of prior settlement, and their interpretation must be guided by their text, purpose and scheme, not by pre-regulation negotiations. जब इन्होंने देखा क्लॉज 12 और 17 का इंटरप्रेट कर लिया इन्होंने, तो इन्होंने सोचा आगे 56 की जरूरत नहीं है, जो इनका बहुत ही संकीर्ण किस्म का सोच था चंडीगढ़ हाई कोर्ट का। आगे इंपॉर्टेंटली रेगुलेशन 35(1), especially after the amendment in 2003, clearly incorporates the principle of pension updation as reflected through the use of expressions such as shall be updated whenever applicable and the substitution of formula to formulae. These amendments signify a conscious shift from static pension determination to a dynamic revision-based framework aligned with these revisions. Next, in this context, Regulation 56 assumes critical importance. Even if Regulation 35(1) is argued to lack explicit operational details in certain scenarios, Regulation 56 steps in to bridge such gaps, enabling the competent authority to issue necessary directions or clarifications to effectuate pension updation in line with the evolving regulatory intent. Thus, Regulation 56 acts as a statutory tool to operationalize and harmonize Regulation 35(1), not as a provision contingent upon one existence of a formal dispute or a doubt declared by that. दोस्तों, मतलब इस प्रकार से हमने कोशिश की है हर चीज को इस प्रकार से बताने की कि जो कुछ भी हुआ चंडीगढ़ हाई कोर्ट में, जो सिविल अपील चली हुई है, जो होना चाहिए था, जो इंटरप्रेट होना चाहिए था, वो नहीं हुआ और जस्ट उसके उल्टा हुआ और केवल और केवल उसको नकारने के लिए कोशिश की गई थी। द हाई कोर्ट बाई confining Regulation 56 only to situations of explicit doubt has effectively rendered it odious and defeated its purpose. बस इन्होंने सोचा कि ये जो अपना रेगुलेशन 56 है, ये केवल एक्सप्लिसिट डाउट चाहिए, बिल्कुल साफ सामने दिखाई दे रहा है, उसका एक्सप्लिसिट नहीं करेंगे, इंटरप्रेट नहीं करेंगे हम, इन्होंने सीधा बोल दिया था। Such an interpretation is contrary to settled principles of statutory construction, which mandate that every provision of a statute must be given meaningful effect, especially in a beneficial legislation like pension regulation. और यदि इस प्रकार का कोई आपका रेगुलेशन है, जैसे 56 है, तो उसमें ये देखना चाहिए कि क्या ये रेगुलेशन जो पेंशन के लिए है, इसका जो बेनिफिशियल यूज क्या है, यानी उससे भी ये इंटरप्रेट किया जाता तो आपको पेंशन रेगुलेशन मिल जाता। Furthermore, pension being a continuing socio-economic right, the regulations must be interpreted literally to advance that object. The failure to invoke Legislation 56 has resulted in a rigid and fragmented reading of the scheme, thereby undermining the intent benefit of pension updation embedded in the Regulation 35(1). Last, in conclusion, the Honorable High Court failed to discern the Regulation 56 is not dependent on the survival or doubt arising from Clause 12 or 17, but is an independent, enabling provision crucial for giving full effect to pension updation under Regulation 35(1).
पर्टिकुलरली आफ्टर इट्स 2003 का जो अमेंडमेंट हुआ था, द नॉन कंसिडरेशन हैज led to a substantial error in appreciating the statutory scheme in a entirety। दोस्तों, ये पढ़ने के बाद बड़ा सीधा साधा है। जब आप 35.1 को लेकर के आते हो तो रेगुलेशन 56 अपने आप एक सीढ़ी का काम करता है और आपको CCS रूल 1972 भेज देता है यदि कोई डाउट होते हैं तो। लेकिन चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने केवल और केवल, आपने पढ़ा होगा क्लॉज 12 और 17 को किस प्रकार तोड़ा मरोड़ा था, बस वहीं से वहीं काम कर दिया। और मेरे पास प्रणव गुप्ता जी ने एक कमेंट डाला, उन्हें बोला 2015 में जो जजमेंट आया था उस समय हमारे पास एग्रीमेंट नहीं था, रूल था, रेगुलेशन था। तो एग्रीमेंट के स्टेज पर आखिरकार कोर्ट क्यों भेजना चाहता था IB और AIB के पास जाओ? क्यों 2015 में कोर्ट कह रहा था कि मतलब वो अंडर निगोशिएशन है, जब उस पर रेगुलेशन होकर बैठ गया था? मुझे लगता है मेरे इस वीडियो को पढ़ने वाले जिन लोगों को इंटरेस्ट है, काफी को जिनको पता चल गया है क्या है, और लोग तो यहां तक कह रहे हैं काश इन बातों का पता, ऐसे वीडियोज को कहीं हमारे जज सुन लेते तो मुझे लगता है कि मतलब हमारा पेंशन अपडेट हो ही जाता। अब ये हमारे वकीलों के ऊपर है, और सारे जितने वीडियो बना रहा हूं मैं सेवाराम जी को भेज रहा हूं। एक भी पॉइंट यदि ये कोर्ट में सिद्ध कर देंगे, इवन क्लॉज 12 को ही सिद्ध कर देंगे, कोई कहीं जाने की जरूरत नहीं है, पेंशन अपडेशन को रोक नहीं सकता, क्योंकि चंडीगढ़ हाई कोर्ट ऑटोमेटिक पेंशन अपडेशन मान करके बैठा हुआ है। चंडीगढ़ हाई कोर्ट का क्लॉज 12 का जो इंटरप्रिटेशन है, जैसे भी गलत होता है ऑटोमेटिक अपडेशन का अधिकार हमें मिल जाता है। अब इसको यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।